प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 1 प्रीमिय संख्याएं हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रीमिय संख्याएँ। तो यहाँ देखो, मोहन आओ संख्याओं के साथ खेलें। तो ये लड़की जो है वो कह रही है मैंने इस बॉक्स में कुछ संख्याएं लिख कर डाल दी, इनमें से कोई 4 संख्याएं निकालो। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रीमिय संख्याएं वो होती है जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं। और p का मतलब अंश और q का मतलब हर, यानी हर जो होता है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो शीला मेरे पास 1 2 4 और 8 संख्याएं आई। तो देखो, दोनों जब खेल रही हैं तो इस बॉक्स के अंदर 1 2 4 6 11 12 15 8 संख्याएं हैं। तो शीला ने इसमें से 1 2 4 8 संख्याएं निकाल ली हैं, तो उसके पास ये संख्याएं आई हैं। तो शीला जो है, चलो इन संख्याओं पर योग घटाओ गुणन और भाग की संक्रियाएं करके देखते हैं। शीला कहती है भी तूने जो संख्याएं निकाली है, तुमने शीला ने उस पर ये जो संक्रियाएं हैं वो कर कर देखते हैं। तो उन्होंने जो संख्याएं निकाली है वो मैंने यहाँ पर कॉर्नर पर लिख दी हैं। कौन कौन सी निकाली हैं? 1 2 4 8 संक्रियाएं करेंगे, प्रक्रिया। तो पहले क्या है, देखो उसने इन संख्याओं में से 1 और 2 को जोड़ा है, कितना आया? 3। क्या संख्या मोहन की चुनी हुई संख्याओं में से है? जो 3 उत्तर आया वो है क्या? नहीं। तो हमने यहाँ क्या लिखा? नहीं। अब उसने जो चुनी हुई संख्या उसमें 2 और 4 को जोड़ा, 6 उत्तर आया, क्या उस संख्या में है? नहीं है। अब उन्होंने अपनी चुनी हुई संख्याओं में से 8 और 4 को जोड़ा, तो 12 उत्तर आया, क्या उन संख्याओं में है? नहीं। तो देखो, योग में तो कोई इन संख्याओं में से नहीं आया, तो योग में से तो जो उसका उत्तर है सेवंथ नहीं है। इसके बाद में घटा करके देखते हैं उसकी जो चुनी हुई संख्याएं हैं। एक में से माइनस किया 4, तो उत्तर आया -3, क्या उसकी चुनी हुई संख्या में उत्तर है? उसका नहीं है। 4 में से -2 किया तो उत्तर आया 2, तो उसकी चुनी हुई संख्याओं में ये हाँ आ गया। ठीक है। आगे 8 में से -4 किया, उत्तर 4 आया, तो ये भी हाँ आ गया। ठीक है। तो घटा के अंदर नहीं भी आ रहा है, हाँ भी आ रहा है, तो हो भी सकता है। इसके बाद में अगर गुणा करते हैं उनकी चुनी हुई संख्याओं से, यहाँ पर देखो 2 एकम 2, तो हाँ। 4 दूनी 8, तो हाँ। और 8 और 4 की गुणा तो 32, तो गुणा में भी नहीं आ गया। देख लो, भाग करें तो 2 को 1 से भाग किया 2 आया, 4 को 2 से भाग किया 2 आया, 8 को 4 से भाग किया 2 आया। तो भाग के अंदर सभी में यहाँ हाँ हाँ आया है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये तो उन्होंने क्या किया है, योग गुणन भाग घटाव करके देखा है। तो इसमें उत्तर जो है उनकी चुनी संख्याओं में से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखो, आप भी कोई संख्याएं, आप भी 4 संख्याएं ऊपर बताए गए बॉक्स में से छांटो। जो ऊपर जो बताया गया बॉक्स था उसमें से मैंने संख्याएं यहाँ निकाल ली, ये संख्याएं थी, इसमें से यहाँ से मैंने छांट लिए। देखो, इसमें से 2 8 11 12 छांट लिए, तो मैंने 2 और 8 का जोड़ किया 10, क्या इस संख्याओं में है? नहीं है। फिर 1 में से 8 घटाया -7 उत्तर आया, तो इसमें नहीं है। 2 को 8 से गुणा किया 16 उत्तर आया, तो इन संख्याओं में नहीं है। 12 को 2 से भाग किया 6 उत्तर आया, तो क्या इन संख्याओं में है? नहीं है। तो देखो, मैंने जो संख्याएं सिलेक्ट की और मैंने जो उदाहरण बनाए उनमें से कोई भी उत्तर इन संख्याओं में से नहीं आ रहा है। आपने ऊपर देखा कि छोटे समूह में संख्याएं लेकर उनके साथ जोड़ गुणा घटाव भाग करने पर कुछ परिणाम उसी समूह में आते हैं और कुछ के नहीं आते। यानी उत्तर जो होता है, जो हमने संख्याएं छांटी उनमें से उत्तर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है कुछ में। आओ अब प्राकृत संख्याओं के समूह के साथ यह गतिविधि करते हैं। अरे वाह, मुझे तो प्राकृत संख्याओं का मतलब पता है। मोहन कहता है शीला को, वही जो प्रकृति में पाई जाती हैं, जैसे 1 2 3 4। यानी प्रकृति में किसी चीज़ को गिनना शुरू करें हम, तो 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ 4 पेड़, तो वो प्राकृत संख्याएं हैं। तो शुरू तो 1 से होती हैं, पर क्या कहीं पर जाकर खत्म होती हैं? मोहन कह रहा है नहीं। इस प्रश्न के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, प्राकृत संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती। तो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के आगे इस तरीके से डैश लगा दिया, इसका मतलब अनंत तक चलती रहेंगी, इनका कोई अंत नहीं है। अब देखो, प्राकृत संख्याओं की संक्रियाएं करके देखते हैं। संक्रियाएं क्या हैं? 1 और 2 को जोड़ा,
कितना आया? उत्तर 3 आया। 2 को 4 से जोड़ा, 6 आया। यानी प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो उत्तर प्राकृत संख्या ही आता है। बिल्कुल हाँ। घटा करते हैं प्राकृत संख्याओं का, 1 का -2 किया तो -1 आया। क्या प्राकृत संख्या है? नहीं है। 3 में से 2 घटाया, 1 आया। तो हमें तो एक उत्तर ही पकड़ लेना है, जो नहीं में आ जाए तो नहीं। गुणा करके देखते हैं प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्याओं को गुणा करने पर प्राकृत संख्या ही आता है, तो हाँ। भाग करके देखते हैं, 4 को 2 से भाग किया, 2 आया। 2 को 4 से भाग किया, क्या आया? 1/2। तो उत्तर नहीं में आ गया ना। यहाँ पर 1/2 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम प्राकृत संख्याओं की संक्रियाएं कर कर देख रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या तुम ये देख पा रहे थे कि क्या ये तुम देख पा रहे थे कि प्राकृत संख्याओं का योग और गुणन संक्रिया का परिणाम प्राकृत संख्या के रूप में होता है? यानी योग कर लो और चाहे गुणा कर लो, गुणन कर लो, उनका उत्तर प्राकृत ही आता है। ठीक है, क्या आएगा? प्राकृत आएगा। इसे योग और गुणन का सैमरंत नियम कहते हैं। तो अगर प्राकृत संख्याओं की गुणा करें तो प्राकृत संख्या ही आए, उसे क्या कहते हैं? योग और गुणन का सैमरंत नियम, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। अथवा प्राकृत संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत सैमरंत होती है। चलो अब पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर सैवरक नियम जांचें। अब जो पूर्ण संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? तो शून्य से शुरू होती है। मैंने यहाँ पर लिखा है 0 1 2 3 4। तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। क्या पूर्ण संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी? कुछ पूर्ण संख्याएं लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें पूर्ण को पूर्ण जोड़ा, उत्तर पूर्ण आया। पूर्ण में पूर्ण को जोड़ा, उत्तर पूर्ण आया। हाँ, आगे है पूर्ण में से पूर्ण घटाया, उत्तर क्या है? पूर्ण नहीं आया, -2 आ गया ना। अब आगे भी पूर्ण में से पूर्ण को घटाया, 1 आया। तो यहाँ 1 ही पकड़ना है, नहीं। गुणा करते हैं, पूर्ण की पूर्ण से पूर्ण आई, पूर्ण की पूर्ण से गुणा करी, 2 तिया 6, 6 आया। तो हाँ, अब भाग उसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के अंदर भी देखो नहीं आ रहा है। 0 को 2 से भाग करें 0, 3 को 2 से भाग करें 1.5। तो यहाँ पर क्या है? पूर्ण को पूर्ण से भाग करने पर उत्तर पूर्ण नहीं आता, तो यहाँ नहीं लिखा है। यहाँ भी सिर्फ योग और गुणन में ही उत्तर पूर्ण का पूर्ण आ रहा है। आगे देखो, क्या पूर्णांक संख्याएं इस नियम का पालन करती हैं? तो पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। 0 से नीचे वाले -1 -2 -3 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं? पूर्णांक है। अगर पूर्णांकों का हम जोड़ करते हैं, देखो यहाँ हमने क्या किया? पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ा, उत्तर पूर्णांक, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ा, उत्तर पूर्णांक। तो यहाँ हाँ। आगे देखो, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया, पूर्णांक उत्तर, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया, उत्तर पूर्णांक। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, गुणा की पूर्णांक से, तो उत्तर पूर्णांक, पूर्णांक की पूर्णांक से गुणा की तो उत्तर पूर्णांक। तो हाँ। आगे देखो, अगर हम भाग करते हैं पूर्णांक को पूर्णांक से, तो यहाँ तो पूर्णांक आ गया, लेकिन आगे वाले में देखो 0.5 आ गया। तो 0.5 का मतलब 1/2। क्या ये पूर्णांक है? तो नहीं। तो भाग के लिए पूर्णांकों के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या प्रीमेय संख्याएं इस नियम का पालन करती हैं? कुछ प्रीमेय संख्याएं लेकर देखते हैं। तो प्रीमेय संख्याएं देखो, प्रीमेय संख्याओं का यहाँ पर हमने जोड़ किया, तो प्रीमेय संख्याओं का जोड़ किया, प्रीमेय संख्या आई। हाँ, घटा किया तो प्रीमेय संख्या आई। हाँ, गुणा किया तो प्रीमेय संख्या आई। हाँ, लेकिन भाग में देखो, क्या 3 को 0 से भाग कर सकते हैं? 0 पूर्णांक है ना, तो 0 नहीं होना चाहिए। पूर्ण प्रीमेय संख्याओं में मैंने क्या बताया था? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 है ना, तो ये नहीं। तो सिर्फ भाग पर ये लागू नहीं होता। किसके लिए? प्रीमेय संख्याओं के लिए। आगे नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों को भरें। तो अभी हमने जो पढ़ा है वही हमें लिखना है। तो क्या देखो, क्या लिखना है? पूर्ण संख्याओं के लिए योग सैवृत है, बिल्कुल है। घटाओ में नहीं है, गुणन में हाँ है, भाग में नहीं है। पूर्णांक के लिए पूर्णांक की तो योग करें तो योग पूर्णांक ही आता है। हाँ, घटाओ करें तो उत्तर हाँ, और गुणन करें तो हाँ, भाग में नहीं आता। तो भाग में तो किसी के लिए भी नहीं है, प्रीमेय संख्याओं के लिए भी नहीं है। योग में सभी के लिए हाँ है, और गुणन में भी सभी के लिए हाँ है। प्रीमेय संख्याओं के लिए घटाओ में भी हाँ है। ठीक है, हमने जो बातें सीखी वो यहीं पर लिखनी है। तो आगे है रिक्त स्थानों को भरें।
अब यहाँ देखो 5 में 2 जोड़ा हमने, क्या जोड़ा यहाँ में, यहाँ पर हमने 5 में 2 जोड़ा, कितना आया है, 5 में 2 जोड़ा 7 आया है। अब क्रम पर बदल दिया इनका, 5 में 2 जोड़ा तो भी 7 आया, 2 में 5 जोड़ा तो भी 7 आया, इसे कहते हैं क्रम विनिमय। तो यहाँ पर देखो अदला बदली करना क्रम की जगह की, तो उत्तर हाँ आया है ना, सेम आया है हाँ। क्या कुछ अन्य पूर्णांक लो, इसके करके देखो, 3 में 5 जोड़ दो चाहे 8 आएगा, 5 में 3 जोड़ दो चाहे 8 आएगा, 9 में 3 जोड़ दो चाहे 12 आएगा, 3 में 9 जोड़ दो चाहे 12 आएगा। तो अगर क्रम बदल देते हैं जोड़ के अंदर तो उत्तर बराबर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे है इसके बाद में 2 जमा -5, एक जमा का लिया एक घटा का लिया, फिर उनके क्रम बदल दिए तो उत्तर सेम आया है। तो हाँ, इसी तरीके से आप भी यहाँ लेकर कर सकते हो। अगर हम पूर्णांक ले लें, एक जमा घटा का ले लें तो भी क्रम बदलने पर उत्तर समान आएगा, किसमें, जोड़ में। आगे क्या है, प्रीमेय संख्याओं की जोड़ किया है। प्रीमेय संख्याओं का जोड़ किया 2/3 में 3/4 जोड़ा, लघुत्तम निकाल के तो 17 आ रहा है। अब इनके क्रम बदलने पर जोड़ा तो भी 17/12 आया। तो यहाँ लिखें क्या दोनों का उत्तर बराबर आया, हाँ। अब आप भी अपने उदाहरण लेकर के यहाँ कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ किया है। तो प्रीमेय संख्याओं के लिए भी क्रम विनिमय में उत्तर क्या है, हमेशा बराबर आता है। क्रम बदल दें तो उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम हम एक संख्या को ए और दूसरी को बी मान लें तो देखो क्या यहाँ पर ए को 2, बी को 3/4। अब 3/4 में 2 जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सीखा है बराबर आएगा हाँ। तो यहाँ हमें सारणी में भरना है, 1 और 2 माना, देखो 1 में 2 जोड़ा 3, चाहे 2 में 1 जोड़ दो 3 हाँ। तो इसी तरीके से आप किसी में भी कर लेना, यहाँ पर मैंने आपको करके बताया हुआ है। तो सभी के लिए क्या आएगा, क्रम विनिमय में उत्तर एक जैसा आएगा क्रम बदलने पर योग के अंदर। अरे वाह, अरे वाह, संख्याओं की अदला बदली किए जाने पर कोई अंतर नहीं आ रहा। इस अदला बदली को क्रम विनिमयता कहते हैं। चलो इसे घटाओ गुणा और भाग से भी कर कर देखते हैं। तो योग के साथ हमने किया, क्रम बदलने पर उत्तर नहीं बदलता है। अब हम किसके लिए करके देखते हैं, घटा के लिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 में से -5 किया, -3 आया, 5 को आगे लिखा, 2 को बाद में लिखा, तो उत्तर क्या आया, +3। तो क्या दोनों बराबर आए, नहीं। तो इसी प्रकार से आप और करके देख लो, 4 में से 3 घटाया 1 उत्तर आया। अब 3 को आगे ले आए, 4 को पीछे ले गए तो माइनस का उत्तर आया, तो नहीं। यानी घटाओ के अंदर क्रम विनिमय लागू नहीं होता, उत्तर एक जैसा नहीं आ रहा। आगे देखो यहाँ पर 2 माइनस और ब्रैकेट में एक माइनस का ले लिया 5, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो उत्तर किसका आया, 7। अब -5 को आगे ले गए, 2 को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, उत्तर -7। तो घटा के अंदर जो क्रम विनिमय है उसमें उत्तर एक जैसा नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पर उदाहरण भी लिखे हैं, तो यहाँ पर लागू नहीं होता। प्रीमेय संख्याओं के अंदर भी लागू नहीं होता है। प्रीमेय संख्याओं को भी हमने घटाया है, यहाँ पर, यहाँ -1/12 आया, यहाँ प्लस का 1/12 आया, तो यहाँ पर क्रम विनिमय में उत्तर एक जैसा नहीं आता घटा के अंदर। तो ये उदाहरण भी आगे हमें लिखने थे, मैंने लिखे हुए हैं, आप देख करके लिख लेना। अगर हम एक संख्या को एक दूसरी को बी मान लें तो उसी तरीके से क्या उत्तर एक जैसा आएगा, नहीं आएगा घटाओ के अंदर। तो यहाँ मैंने उदाहरण देकर लिखे हैं, उत्तर एक जैसा नहीं आता है। आगे है गुणा के अंदर, 2 गुणा 5 10, 5 गुणा 2 10, क्रम बदल दो चाहे उत्तर सेम आ रहा है। आप यहाँ भी देख लो सेम आ रहा है, तो गुणन के अंदर क्रम विनिमय लागू होता है। अब एक माइनस का ले कर देख लो, चाहे गुणा करेंगे, एक माइनस का है तो माइनस का 10, यहाँ भी क्रम बदलेगा तो -10। हाँ, गुणन के अंदर क्रम विनिमय लागू हो रहा है। प्रीमेय संख्याओं के लिए देख लो, चाहे तो यहाँ पर भी उत्तर 1/2 है और यहाँ पर भी उत्तर 1/2 है। इस तरीके से उदाहरण लिखें और उनमें भी 1/2 यानी उत्तर समान है। तो गुणा में क्रम विनिमय लागू होता है। अगर हम एक संख्या को एक दूसरी को बी माने तो गुणा ही तो करनी है, तो गुणा में क्रम विनिमय लागू होता है, उत्तर एक जैसा आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये उदाहरण यहाँ लिख दिया, इनकी गुणा करके दिखाइए, हाँ एक जैसा आया। 3 और 7 की गुणा करेंगे 21, 7 को पहले लिख दो बाद में 3 लिख दो, चाहे उत्तर 21 ही आएगा। तो गुणा के अंदर भी क्रम विनिमय लागू होता है। इसके बाद में भाग के अंदर देखिए क्रम विनिमय लागू होता है क्या, 2 को 5 से भाग दिया 0.4 आया, 5 को भाग दिया 2.5, उत्तर एक जैसा नहीं आया तो नहीं लागू होता। इसी प्रकार से 3 को भाग दिया 1.5 आया 2 से,
2 को 3 से भाग दिया, क्रम बदलने पर 0.6 आया, क्या उत्तर समान आया? नहीं, क्रम विनिमय भाग में लागू नहीं होता। इसके बाद में देखो, एक माइनस का लेकर देख लो, माइनस के 2 को 5 से भाग दिया, माइनस 0.4 आया, 5 को -2 से क्रम बदला तो -2 तो यहाँ भी नहीं लागू है। तो इसके उदाहरण मैंने यहाँ पर और लिख दिए हैं। अगर प्रीमिय संख्याओं को देखें, क्या उत्तर एक जैसा आता है? प्रीमिय संख्याओं को भाग करें तो 2/3 को भाग करना है 3/4 से, तो भाग को आगे वाली रकम को पलट देते हैं। 2/3 में 4/3 कर दिया तो 8/9 आ गया। अब इनका क्रम बदलो, पहले 3/4 लेके आओ, फिर 2/3, तो आगे वाले का क्रम पलटेंगे। 3/4 तो वैसे ही रखा और 2/3 को 3/2 लिखा, उत्तर 9/8 आ गया। तो उत्तर एक जैसा नहीं आया ना, प्रीमिय संख्याओं के लिए भी नहीं आया। तो भाग के अंदर क्रम विनिमय लागू नहीं होता, यानी उत्तर एक जैसा नहीं आता, क्रम विनिमय सहवर्तता लागू नहीं होता। इसके बाद में है, अगर हम एक संख्या को एक दूसरी को b मान लें तो क्या उत्तर एक जैसा आएगा? भाग के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर उदाहरण भी मैंने लिख करके आपको दिखा दिए हैं, आप इनको करोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी उदाहरण भी आप लिख लेना, ठीक है। तो जैसे मैं दोबारा से एक और उदाहरण देख के बताता हूँ आपको। यहाँ 8 मान लें, यहाँ 2 मान लें, तो 8 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब 2 को अगर 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 यानी 0.25 आएगा, उत्तर नहीं आएगा एक जैसा। तो आगे है इसके बाद में, संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत कौन सी संक्रियाएं सहवर्त है? नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों को भरें। तो अभी हमने जो देखा है, किया है, उसी को तो लिखना है। तो यहाँ देखो, पूर्ण संख्याओं के लिए योग में उसका क्रम बदल लो, चाहिए उत्तर एक जैसा आता है। हाँ, पूर्णांक के लिए भी योग में लागू होता है, प्रीमिय संख्याओं में भी योग में अगर आप क्रम पूर्ण संख्याओं का बदल लो, पूर्णांक का बदल लो, प्रीमिय संख्याओं का बदल लो तो उत्तर एक जैसा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योग में क्या है? क्रम विनिमय संवृत है। अब देखो, घटा के अंदर किसी में नहीं है, संवृत नहीं है, गुणा के अंदर सब में है और भाग में भी किसी के अंदर नहीं है, हमने यहाँ पर भरा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने क्रम विनिमय पढ़ा, आगे हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।